नमस्कार दोस्तों हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, जिसमें हमने देखा है अब तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, प्रपोजल, ये हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा एक्सेप्टेंस, उसके एसेंशियल एलिमेंट और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आज हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंसिडरेशन और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो सबसे पहली बात कि कंसिडरेशन है क्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन क्या होता है। देखिए, कंसिडरेशन सिंपल सी बात है। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, जब एक पर्सन ऑफर कर रहा होता है दूसरे पर्सन को, जब एक पर्सन ऑफर कर रहा होता है दूसरे पर्सन को, तो उनके बीच में कंसिडरेशन होती है। तो उनके बीच में एक कंसिडरेशन होती है। मान लीजिए जो ए है वो अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता है बी को, तो ए के लिए जो कंसिडरेशन होगी वो होगी जो पैसा है 1 लाख, और बी के लिए कंसिडरेशन होगी कार। तो कंसिडरेशन का सिंपल मतलब है लेन देन, समथिंग इन रिटर्न। इन लैटिन कंसिडरेशन मीन्स क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू, which means something in return, or something for something। तो देखिए, लैटिन में जो कंसिडरेशन है उसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, जिसका सिंपल सा मतलब है समथिंग इन रिटर्न और समथिंग फॉर समथिंग। मतलब बदले में क्या, या फिर इसके बदले क्या। तो कंसिडरेशन का मतलब सिंपल सा ये है। अब जो कंसिडरेशन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। कंसिडरेशन इज essential element of valid contract। जो कंसिडरेशन है वो एक वैलिड क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसकी बात करता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या करता है? सेक्शन 10 बात करता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से कंसिडरेशन भी क्या है, कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 ये बात करता है, सेक्शन 25 said that an agreement without consideration is void। कंसिडरेशन का लैटिन में मतलब है क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 10 कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 10 इसकी बात करता है। सेक्शन 25 कहता है जो एग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वाइड होगा, ठीक है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं,
जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी कंसिडरेशन को डिफाइन करता है सेक्शन 2D। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D of Indian Compact Act 1872. Section 2D, according to Section 2D, consideration is when at the desire of promisor the promisee or any other person has done or abstain from doing anything or does or abstains from doing or promise to do or abstain from doing something such act or abstinence or promise is called consideration. तो सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है, डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। तो इसको एक बार समझिए। सेक्शन 2D कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यहां पे जो डिजायर है, किसकी डिजायर की बात हो रही है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर यहाँ पे है जो प्रपोजल दे रहा है, जो ऑफर दे रहा है। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं 1 लाख में तुझे अपनी कार सेल करना चाहता हूं। ठीक है, बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये किसकी डिजायर पूरी हुई? जो प्रोमिसर है ए की, जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर की डिजायर पे ये प्रपोजल मूव ऑन हुआ आगे बी को, बी ने इसको एक्सेप्ट किया और बी ने, जो कि है प्रोमिसी, इसकी जो डिजायर है वो पूरी करी कि वो 1 लाख में वो उसकी कार खरीद रहा है। तो इससे बोलते हैं व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी कौन है? बी, और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे मान लीजिए सी, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कोई काम उसने किया है, ठीक है, या एब्सटेन कर दिया गया है किसी काम को करने से। ठीक, एनी पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक, उसके बाद और डज
और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या किया है, ठीक है, या एब्सटेन किया है, या वो काम किया है, या फिर प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या प्रॉमिस किया है कि इन फ्यूचर वो उस काम को करेगा या उसको एक्सेप्ट मतलब एब्सटेन करेगा, ऐसा कुछ प्रॉमिस किया है, तो वो भी कंसिडरेशन के अंदर आता है। तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ये है आपकी कंसिडरेशन की डेफिनेशन। अब जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। जैसे ये जो वर्डिंग है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इसको हम बोलेंगे पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इट मीन्स ये प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात कर रहा है, ठीक। और प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहे हैं हम, प्रॉमिस टू डू, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस कब होता है, प्रॉमिस फ्यूचर में होगा ना। तो प्रॉमिस टू डू मतलब प्रॉमिस तो प्रेजेंट में ही कर रहा है, लेकिन उसको पूरा वो कब करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको करेगा या एब्सटेन करेगा फ्रॉम डूइंग एनीथिंग या समथिंग। सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जो कंसिडरेशन है वो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है। फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है। तो हमने समझा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है हमने इसको समझा कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। तो पहली है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन must be moved, must be moved, consideration must be moved at the desire, at the desire of promisor। जो कंसिडरेशन है वो मूव होनी चाहिए एट द डिजायर ऑफ, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन के अंदर भी देखा। नेक्स्ट है कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन में मूव बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन। थर्ड है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। इसको समझाऊंगा मैं, अभी आप सारा लिख देता हूँ। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी, नीड नॉट बी एडिक्वेट,
consideration need not be adequate, consideration must be real, and not illusory। सिक्स्थ है consideration must be legal or lawful, consideration must be legal और lawful। इसकी बात करता है सेक्शन 23। उसके बाद है 7 एग्रीमेंट वाइड if consideration or object is unlawful in part, इसकी बात करता है सेक्शन 24। consideration may be an act or abstinence। तो फर्स्ट पॉइंट है जो कंसिडरेशन है ये मूव होनी चाहिए एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो प्रोमिसर है, जो प्रपोजल या ऑफर बना रहा है, उसकी डिजायर पर ही जो कंसिडरेशन है वो मूव होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए ने अपनी कार बी को 1 लाख में सेल करना है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन ए के लिए क्या है 1 लाख है और बी के लिए क्या है वो कार होगी जो वो खरीद रहा है 1 लाख में। तो किसकी डिजायर, ये प्रपोजल किसने मूव किया, ए ने मूव किया। ठीक है, और ए की डिजायर क्या है कि उसकी कार 1 लाख में बिक जाए, तो ये ए की डिजायर है। तो जो कंसिडरेशन है वो मूव्ड होनी चाहिए, मस्ट, यहाँ पे याद रखना मस्ट, मतलब वो जो कंसिडरेशन होगी वो मस्ट होगी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिजायर पे ही वो जो कंसिडरेशन है वो मूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन में मूव बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ए ने अपनी कार बी को सेल करनी है 1 लाख में। अब बी के पास पैसा नहीं है 1 लाख, बी के पास पैसा नहीं है। अब उसका मान लीजिए कोई ब्रदर है सी, बी का ब्रदर है सी। अब बी के बिहाफ पे सी ने अगर जो कंसिडरेशन है 1 लाख, जो पेमेंट है 1 लाख की, वो ए को दे दी, तो वो भी कंसिडरेशन मानी जाएगी, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया, इसमें क्या था, जो चिनैया है इसकी एक सिस्टर थी, चिनैया की सिस्टर थी जो उम्र में बहुत ओल्ड हो चुकी थी। चिनैया की एक सिस्टर थी जो उम्र में बहुत ओल्ड हो चुकी थी। अब जो ओल्ड लेडी थी, वो चिनैया की जो बहन थी, सिस्टर थी जो ओल्ड हो चुकी थी, उसकी बहुत सारी संपत्ति थी। और जो रमैया थी ये इस लेडी की, जो ओल्ड लेडी थी, इसकी बेटी थी। तो जो ओल्ड लेडी थी उसने रमैया को कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर सकती हूं अगर तू मेरे भाई चिनैया की हर मंथ मतलब मेंटेनेंस उसको दे, हर मंथ उसको मेंटेनेंस देगी तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर सकती हूं। अब
ये क्या हुआ, ये एक इनविटेशन टू ऑफर हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा है ना इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या है कि सामने वाला आपको ऑफर नहीं देता, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, और उस बेसिस, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या करो, उसको ऑफर दो। तो रमैया ने ऑफर बनाया, तो जो रमैया थी उसकी ओल्ड लेडी की बेटी थी जो रमैया, इसने ऑफर बनाया कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, और बदले में मैं हर मंथ जो चिरैया है उसको मेंटेनेंस देती रहूंगी। ठीक है, ये रमैया ने ऑफर बनाया टू ओल्ड लेडी, मतलब चिरैया को। अब इसमें क्या हुआ, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो अब जो रमैया थी, इसने हर महीने मतलब चिरैया को मेंटेनेंस देनी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड लेडी थी उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी रमैया के नाम कर दी, अपनी बेटी के नाम कर दी। तो बदले में जो रमैया थी वो चिरैया को हर मंथ मेंटेनेंस देने लगी। लेकिन ये कुछ टाइम तक चला। कुछ टाइम के बाद जो रमैया थी, इसने मेंटेनेंस देनी बंद कर दी। रमैया ने मेंटेनेंस देनी बंद कर दी। अब जो चिरैया था उसने केस कर दिया रमैया के ऊपर। चिरैया ने रमैया के ऊपर केस कर दिया और ये बोला कि जो हमारा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि ये रमैया मुझे हर महीने मेंटेनेंस देगी, और बदले में मेरी जो सिस्टर थी वो अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देगी। तो जो रमैया थी इसने बोला कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होनी जरूरी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होनी चाहिए, होनी जरूरी है। तो मैं तो इसे हर महीने मेंटेनेंस दे रही हूं। मैं तो चिरैया को, रमैया ने बोला, मैं तो चिरैया को हर महीने मेंटेनेंस दे रही हूं, जो उसका मामा लगता है। ठीक है, बदले में वो मुझे क्या दे रहा है, बदले में वो मुझे कंसिडरेशन नहीं दे रहा, तो मैं उसे हर महीने मेंटेनेंस क्यों दूं? तो कोर्ट ने बोला कि जो कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन है वो प्रोमसी खुद भी मूव कर सकता है, और उसके बिहाफ पे कोई और भी, कोई अदर पर्सन भी मूव कर सकता है। तो इस केस में, आपके केस में, जो चिरैया ने कंसिडरेशन मूव ऑन करनी थी, उनके बिहाफ पे उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने कंसिडरेशन मूव करी है। तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको इसको मेंटेनेंस हर महीने देनी ही पड़ेगी। तो इस केस में ये हुआ था चिरैया वर्सेस रमैया। इसमें ये क्लियर हुआ कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमसी खुद भी मूव ऑन कर सकता है, और कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे मूव ऑन कर सकता है। अब जो कंसिडरेशन है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पास्ट कंसिडरेशन मीन्स क्या है। मान लीजिए पास्ट में किसी वॉलंटरी सर्विस के रिगार्डिंग आपने किसी पर खुश होकर कुछ इनाम दिया या पैसा दिया, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका पर्स गुम हुआ, तो कोई ए नाम का व्यक्ति आपका पर्स ढूंढ के लेके आता है। ठीक है, आपने उसको नहीं बोला, लेकिन वो आपकी हेल्प करने के नजरिए से या किसी भी तरीके से आपका पर्स जो है वो ढूंढ के लेके आता है। तो आप उस काम से खुश होकर, मतलब जो पर्स है वो पास्ट में गुम हुआ था, जो पर्स है आपका वो पास्ट में गुम हुआ था, लेकिन उस काम से खुश होकर जो वो ढूंढ के उसको लेके आया, आप उसको कुछ इनाम देते हैं या कुछ पैसा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। अब जो प्रेजेंट कंसिडरेशन है वो क्या होगी? प्रेजेंट कंसिडरेशन मीन्स कि मान लीजिए मैं किसी दुकान पे गया और मुझे कुछ सामान चाहिए। मैंने वो सामान लिया और बदले में जो उसकी पेमेंट है, जो जो जितने का भी सामान है वो उसको पे किया, तो वो होगी आपकी प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होगी? फ्यूचर कंसिडरेशन मीन्स, मान लीजिए हमने देखा होगा जब हम घर बना रहे होते हैं, जब हम घर बना रहे होते हैं, जो ठेकेदार होता है जो घर बना रहा होता है, ठीक है, हमारे फादर या हमारे जो घर के बड़े होते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उसको कुछ एडवांस पेमेंट देते हैं, और बाकी की पेमेंट हम करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में कब? जब आपका जो घर है वो बन के तैयार हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम फ्यूचर कंसिडरेशन, कि जो पेमेंट है वो फ्यूचर में करनी है हमने, जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा, जब वो काम कंप्लीट करके हमें देगा जो हमारी कंसिडरेशन हुई, और उसी कंसिडरेशन क्या हुई, वो पूरी पेमेंट जो एडवांस दिया था उसमें से जो बचा, वो जो पेमेंट है उसको हम बोलेंगे, वो जो लेन देन है उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। क्योंकि यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर में जो है काम
कंप्लीट हो रहा है और उसके पैसे वो बदले में लेगा, तो हम उसको बोलेंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। फॉर एग्जांपल ए ने एक ऑफर निकाला कि वो अपनी कार 1 लाख में सेल करेगा, अपनी कार 1 लाख में सेल करेगा। अब जो बी है उसको ए की कार पसंद आ जाती है, उसको ए की कार पसंद आ जाती है। तो अब बी ए के पास गया कि ठीक है, मतलब जो आपकी कार है मैं उसको लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास 60,000 ही है, मैं सिर्फ 60,000 ही दे सकता हूँ, मेरे पास 1 लाख नहीं है, मैं सिर्फ 60,000 ही दे सकता हूँ। अब मान लीजिए ए ने बी पे तरस खा के उसको अपनी कार 60,000 में ही बेच दी। ए ने बी पे तरस खा के, क्यों उसको तरस आ गया उसके ऊपर कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, ये है वो है, तो उसने जो उसकी कार 1 लाख की वैल्यू की थी उसने उसको 60,000 में बेच दिया। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन क्या है, यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो एडुकेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंसिडरेशन है। तो यही वो बोला गया पॉइंट, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। तो अगर कंसिडरेशन एडुकेट नहीं है तब भी वो कंसिडरेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो कंसिडरेशन है वो रियल और इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए रियल मीन्स कैसे, जैसे बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, जैसे आपने सुना होगा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ठीक है, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। तो इस तरीके की कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए रियल, ठीक है, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। क्यों रियल? इन द सेंस कि जो हो सकता है सिर्फ वही, ये नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल और लॉफुल। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है कि जो कंसिडरेशन है वो लीगल और लॉफुल होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए जो कानून का या लॉ का उल्लंघन करती हो। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा कि भाई सी को जान से मारना है, तो ये क्या है, ये अनलॉफुल क्या है, कंसिडरेशन है, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है, ये लीगल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट void if consideration or object is unlawful in part। जो सेक्शन 23 है ये बात करता है पूरी की पूरी ही जो कंसिडरेशन है वो अगर अनलॉफुल है, इलीगल है, तो वो void डिक्लेयर हो जाएगी। वहीं पे अगर एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन है वो अगर पार्ट्स में भी अनलॉफुल है तो वो void डिक्लेयर हो जाएगी, वो void जो एग्रीमेंट है वो void डिक्लेयर हो जाएगा। ये कौन बात करता है, सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कंसिडरेशन में बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस। तो ये थे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। तो दोस्तों आज हमने देखा कंसिडरेशन और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर हमारे लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो LLB DLLB कर रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको भी कि आप हमारा इस चैनल को मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं, वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।